मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक हो आप सब? ऑल गुड। कैसी रही आप सबकी सुबह? नींद पूरी हो रही है? तो मैं क्या करूं इसमें? मैं तो जनरली, मेरी भी नींद नहीं पूरी हो रही वैसे तो आजकल, बट कोई बात नहीं। सी, मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि मैं जब सीए बन जाऊंगा मैं भी लेट तक सोऊंगा, आराम से उठूंगा, फिर जैसे 11-12 बजे उठूंगा लक्ष्मी माता सामने में दिखेंगे, कहेंगे बेटा आप सीए बन गए हो, पैसे लो। ऐसे कुछ नहीं, सुबह उठ के फिर से मजदूरी करनी पड़ेगी। नेवरदलेस, कल का लेक्चर कैसा लगा आप सबको? मैं नहीं कहता अच्छा था, बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ाया क्या वो आपके दिमाग तक पहुंच गया? दिल तक की तो बात हमने अभी तक करी नहीं, ठीक है? एक लेक्चर में क्या मैं आपके दिलों को छू के जाऊंगा, ठीक है? तो वो वाली तो बात मैंने करी नहीं, तो मैंने यही कहा था कि क्या मैं दिमाग तक छू के निकला? सारी बातें छोड़ो, भैया को कल समझ आ गया यार ऑडिटिंग का। देखो, फिर तो मुझे लगा कुछ तो पढ़ाया ही होगा मैंने, अगर इनको भी समझ आ गया। हाँ जी, आज क्वेश्चन इनसे पूछ लें? हैं? चल छोड़ो यार, मेरी बात पता नहीं कितनी स्टैंड करेगी। नेवरदलेस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो लेक्चर जब भी हम डेली करेंगे, हम 10 मिनट्स लास्ट क्लास को रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है? सो डैट कि अगर किसी बच्चे ने क्लास मेरी ना लगाई हो तो उसे पता हो कि हमने कल की क्लास में क्या किया था। फिर हम नया सीखेंगे ही ऑफ कोर्स, एंड देन लास्ट में हम रिवाइज करके चलेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत आसान है। तो आज के लेक्चर का मैंने एक नाम दिया है कुछ बातें इधर उधर की, ऑडिट से रिलेटेड ऑफ कोर्स। तो कुछ बातें इधर उधर की जो हम आज करने वाले हैं, वो कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और कुछ बातें आप लोगों से समझूंगा। हाँ, मैं आज आप लोगों से कुछ समझने वाला हूं, ठीक है? तो पहले आप लोग उठ जाओ। पानी पी लिया सबने? जिसने नहीं पिया 1 मिनट लगा के पानी पी लो, सबसे पहले जल्दी से पी लो। जिसने पानी पीने का मन है पी लो, कोई बात नहीं, मैं भी पी के आया हूं, क्या बात होगी? मैं ना सो जाऊं खड़े खड़े, पता चले। तो पी लो, जिसे पानी पीना फटाफट। हैव अ वाटर ब्रेक। और जो कह रहा है मेरे पास पानी नहीं है सर, उसका क्या करे? इधर उधर से ले लो यार पानी, जल्दी से। देखो कितने प्यासे बैठे थे सारे। चलो आ जाओ, क्विक रिवीजन, फिर कुछ बातें इधर उधर की, और फिर अगेन क्विक रिवीजन, ठीक है? सब मेरे साथ हैं? वेरी गुड। तो आज की क्लास में कल के लेक्चर के बारे में क्विकली डिस्कस करते हुए, मैंने कल क्या कराया था? एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था। क्या था बताओ? ऑडिट की डेफिनेशन। क्या मैंने ऑडिट की डेफिनेशन डिस्कस करी थी या फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन डिस्कस करी थी? फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, राइट? अब कोई भी बच्चा उठ के या बैठ के, ऑफ कोर्स मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, बताए कि क्या डेफिनेशन थी। एनीवन? चलो पहले रेज योर हैंड्स। हमें क्लास को थ्रू आउट द, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, मुझे नहीं पता मेरे कितने लेक्चर्स हैं ऑनेस्टली, ठीक है? मुझे भी नहीं पता, बट जितने हैं उतने अच्छे से जिएंगे। आपको मेरे से कोई ग्रज नहीं होना चाहिए, मुझे आपसे कोई ग्रज नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है? तो बेस्ट ये है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और इंटरेक्टिव रखेंगे। मैं सिर्फ आके क्लास में नोट्स लिखवा के नहीं जाऊंगा, नोट्स तो लिखेंगे ही, वो तो पार्ट ऑफ दी कोर्स है, जिससे कि आपको लर्निंग में हेल्प हो जाए। समझाने के लिए एग्जांपल्स तो मैं दूंगा ही, बट एट द सेम टाइम इक्वल पार्टिसिपेशन। अगर सो भी रहे हो तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? बट सुनना पड़ेगा उसके लिए। तो आइए, किस किस ने हैंड रेस किया था? दैट मीन सिर्फ इतने से बच्चों को ही समझ आई थी डेफिनेशन। मैंने तो कहा ही नहीं कि एग्जैक्ट सुनानी है, मुझे सिर्फ कीवर्ड सुना देना। ओके यार, अब एक होता है हैंड रेस ऐसे, इसको बोलते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है मिल जाए ऑप्शन तो कर दे। एक होता है ऐसे, यस सर आता है, तो कौन है वो? चलो 3 बारी 3 बच्चों से पूछेंगे, ठीक है? 3 बच्चों से, फ्रॉम द लास्ट, देन फ्रॉम द मिडल एंड देन फ्रॉम द स्टार्ट। ओके रिपोर्ट है? ओके, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। एनीवन? कोई भी खड़ा हो सकता है, टेक द अपॉर्चुनिटी, स्पीक अप। यस प्लीज, व्हाट्स योर गुड नेम? यार थोड़ा नाम भी बताओ, मेरा तो जान गए ना, सुना ही होगा, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है ब्रो। हेलो, ठीक है, तो सर अपने नाम के साथ। राजेंद्र।
राजेंद्र, वेरी गुड, बताइए राजेंद्र जी। Sir, auditing is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size and legal form, to express an opinion thereon. वेरी गुड, एग्जैक्ट यही थी। चलो अब रिफाइन करते हुए, इंडिपेंडेंट कौन समझाएगा क्विकली? नहीं बेटा, आपकी अपॉर्चुनिटी होगी। राजेंद्र जी, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। बैठ जाइए, ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द राइट्स टू सिट। आपने फीस दी है सर, क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, यस प्लीज। सबके पास माइक है, बताओ। मेरे टाइम तो फैसिलिटी नहीं दी थी पारस ने। सर इंडिपेंडेंट मतलब बायस नहीं होना चाहिए। जैसे लगा लो कंपनी है, उसका शेयर होल्डर है, अगर वो उसकी ऑडिट करेगा तो वो बायस्ड होगा, वो अपना पर्सनल प्रॉफिट देखेगा, वो कहेगा डिविडेंड ज्यादा दे दो। मतलब बायस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, डन। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रांजल। प्रांजल। अब प्रांजल का एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है? प्रांजल माइंड मत करना, कोई भी एग्जांपल अगर वैसा हो, जस्ट नॉर्मल, ठीक है? पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इस वर्ड पे मैं जरूर आऊंगा डिस्क्लेमर, ठीक है? आज की क्लास में प्रांजल एक कंपनी रन करता है, ठीक है? प्रांजल एक कंपनी रन करता है जिसमें ये डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी है। पहले तो ये बताओ, क्या कोई डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक बंदा हो सकता है? हो सकता है। इतना तो आप सब पढ़ के आ चुके हैं, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो एक पर्सन डायरेक्टर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है। प्रांजल की नई नई शादी हुई और वाइफ का नाम है प्रांजलि। अब प्रांजलि का कहना है कि मैं सीए हूं। प्रांजलि एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। शी इज हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? एज पर द क्लॉजेज ऑफ कंपनीज एक्ट वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है? एक बारी के लिए मान लेते हैं सारी कंडीशंस एक बार वो फुलफिल कर रही है। वैसे मैं इस स्टेटमेंट पे दोबारा रिविजिट करना चाहूंगा, मैं नहीं कहता मैंने ये स्टेटमेंट सही कही है, बट एक बारी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सी कंडीशंस दे रखी है डिस्क्वालिफिकेशन की, आप सबने पढ़ लिया होगा सेक्शन कंपनी एक्ट का, ठीक है? अब क्या हुआ, प्रांजलि ऑडिट करना चाहती है प्रांजल जी की फर्म, कंपनी की। बताओ, अब प्रांजल जी कहते हैं कि मैं ऑडिट प्रांजलि जी से ही करवाऊंगा। क्यों? नया नया प्यार है, पहला पहला प्यार है। घर पे भी प्रांजलि जी, ऑफिस में भी प्रांजलि जी, सब जगह प्रांजलि जी। तो यहां तो प्रांजलि तो नहीं है ना? इस क्लास में कोई प्रांजलि तो नहीं है? चलो फिर ठीक है, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बताइए, क्या प्रांजल जी की कंपनी की ऑडिट प्रांजलि जी कर सकती हैं या नहीं कर सकती? आप उसे कैसे प्रूफ करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं? क्लोज रिलेटिव, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव जो सेक्शन में दे रखी है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में, उसमें फॉल कर रही है? पहले तो ये बताओ, रिलेटिव के डेफिनेशन में फॉल तो कर ही नहीं है, ठीक है ना? चलो, कंपनीज एक्ट की ऑडिट नहीं कर सकती, इस बात से कौन कौन डिसएग्री कर रहा है? कंपनीज एक्ट की ऑडिट प्रांजलि जी नहीं कर सकती, इस बात से कौन कौन डिसएग्री कर रहा है? मतलब सारे एग्री कर रहे हैं। चलो, एग्री कौन कौन कर रहा है? और ऐसे बच्चे कौन है जो एग्री डिसएग्री कहीं के भी नहीं है? यार, एक स्टैंड जिंदगी में हमेशा लेना है, या तो एग्री कर लो या डिसएग्री कर लो, कोई बात नहीं, गलत हो गए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कोई क्लास से बात थोड़ी ना निकाल रहा हूं, बट ये आपको मदद करते हैं आपको क्लैरिटी लाने के लिए कि आपने अपने दिमाग को कहा कि अभी एक साइड हो जा, या तो वो साइड सही होगी या तो वो साइड गलत होगी। अगर गलत होगी तो आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ठीक है? अगर आप हमेशा मिडल में रहोगे ना, तो मिडल सिचुएशन इज ऑलवेज अ कंफ्यूजिंग स्टेट, और जब कंफ्यूजिंग स्टेट में आप समझोगे तो पेपर में भी वहीं खड़े हो जाओगे कंफ्यूजिंग स्टेट। तो ऑलवेज जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, आपका कुछ तो ओपिनियन होगा, कुछ तो होगा ना? यस या नो का तो ऑप्शन हो ही सकता है, तो उसके हिसाब से सबने जवाब जरूर देना, ठीक है? तो मैं ये कहता हूं, डिसएग्री कौन कौन करता है? मतलब प्रांजलि ऑडिट नहीं कर सकती। हाँ, मतलब अभी इस पे नहीं आते, डिसएग्री कर, माइनस माइनस प्लस पे नहीं आ रहे, सिंपल भाषा में कि प्रांजलि ऑडिट नहीं कर सकती, इस बात से कौन कौन एग्री कर रहा है? चलो, सब एग्री करते हैं, एक को छोड़ के।
अब इनका कहना है कि सर अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, शायद ये कहना चाह रहे हो, अगर डिस्क्वालिफिकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रही हैं, जो कि वो नहीं करेंगी ऑफ कोर्स, ठीक है, जो कि नहीं करेंगी, मैंने बोला ही था कि मैं इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बोल रहा हूं, तो वो नहीं कर सकती, ये बात क्लियर है। तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ये बात हमने कल डिस्कस करी। अब जब कोई भी ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा, क्या वो अपने फ्रेंड की कंपनी की ऑडिट कर सकता है? यस और नो? कर तो सकता है। मान लो बचपन का दोस्त है, साथ पढ़ते थे, मान लो लड़का लड़की थे, तो भी कर सकते हैं। चलो, अब ऐसा क्यों? क्वेश्चन आ चुका है सर। आपको क्या करा जाएगा, एक ऐसे सिचुएशन में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी जहां पे एक क्लोज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा जाएगा, बट अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो कंपनीज एक्ट की डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट से बाहर हो जाता है, दैट मींस ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, यस और नो? दैट मींस ही कैन डू एन ऑडिट। सिंपल सिंपल लैंग्वेज अपन ने ये पढ़नी। हमें नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, हम इमोशन से डिसीजन नहीं लेंगे, हम कानून की बातों से डिसीजन लेंगे, ठीक है? आप सब कौन सा कोर्स कर रहे हो? कितने लोग कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कितने लोग कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट? चलो, मेरे को ऐसे नहीं समझ आता, देखो मैं एक इंसान हूं, दो ही कान दिए भगवान ने, रावण नहीं हूं 10 मुंह वाला जो सारे सबकी बातें सुनेगा। बताओ कितने लोग एग्री करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट? कुछ ये चलता है क्या, मैं दिखाने का है? एक सेकेंड, मेरे को देखना मेरा हाथ कितना ऊपर जाना चाहिए। हाँ जी, विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी हाउ मेनी? एंड विद चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओके, आंसर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वाई? कोर्स का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड डेजिग्नेशन का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप जब अकाउंटेंट के बनने जा रहे हैं, अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो कितने लोगों ने एक अच्छा बुक कीपर बनने के लिए ये कोर्स चुना है? चलो, क्या रीजन थे आप लोगों के ये कोर्स डिसाइड करने के? मैं कह रहा हूं आज कुछ बातें इधर उधर की हैं और उसके बाद मैं आऊंगा डेफिनेशन पे। जस्ट कीपिंग ऑन होल्ड। बताओ किस लिए आपने सीए का कोर्स डिसाइड किया? कुछ तो कारण होंगे। एक तो हो सकता है कि सर उसने किया तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? तो तुम जिंदगी ही नहीं जीते यार। गो एंड लिव योर लाइफ। बताओ क्यों? क्या एनीवन, कोई तो मोटिव होगा। वैभव कौन है? आप बताइए। मनी के लिए? अच्छा, ऐसा क्या इस कोर्स में जो मनी मनी आपको दिखी? हाँ जी, मैं सामने हूं इसलिए। अरे यार एक बात बताओ, ऐसी बात कहनी क्यों जो मेरे को सुनाई ना दे? और अगर अपने दोस्तों को ही बोल लिया तो व्हाट्सएप तो इतना है, चला लो। तो बता, बात इतनी सी है, देयर मस्ट बी सम रीजन आपने ये कोर्स क्यों डिसाइड किया होगा। यस ऑफ कोर्स। उसमें से किस किस का ये रीजन था कि मेरे को ऑडिटर बनना? अब ये बताओ। आपको ये पता था यार मेरे को तो ऑडिटर बनना है, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 7, बाकी सबको क्या बनना था सर? पता नहीं, बस राम भरोसे बैठे थे, बढ़िया लगा, सुनने में आया पैसा बहुत है। पैसा सही में बहुत है क्या? पैसा सिर्फ इसमें ही बहुत है? ऐसा नहीं। मेरा भी ऐसा मिथ था, मिथ बोलूंगा इन कंपैरिजन टू मेनी, बिकॉज ऑनेस्टली बताऊं मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज तक लिमिटेड नहीं रहा। जब मैंने आपको बताया है कि मेरी पीएचडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से है, तो मैं वहीं पे जाके जब मैं एमबीएस को देखता हूं तो उनका भी एक अलग ही तरीका है काम करने का और हमारा भी काम करने का तरीका अलग है, बट उनके पास एक पावर नहीं है जो सिर्फ पूरे अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल से रिलेटेड वो सिर्फ हमारे पास है, दैट इज ऑडिट, दैट्स इट। किसी भी कोर्स में ऑडिटिंग की पावर नहीं दी गई। आप
कितने ही अलग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? लेट्स गो वन बाय वन। पहला सब्जेक्ट, आप क्या आगे जाके अकाउंटेंट बनोगे? हाँ जी, क्या आप लोग अकाउंटेंट बनोगे? आपने क्या कंपनी में जाओगे और अपना रिज्यूमे दोगे कि आई वांट टू बिकम एन अकाउंटेंट? यस और नो? या मैं अकाउंटिंग की जॉब के लिए मैं डेबिट क्रेडिट एंटर करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ऐसे करोगे? यस और नो? मैं पानी पी लूं, मुझे तो क्या? यार ये तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होगा कुछ पानी पीने का। हाँ जी, बताओ। अकाउंटिंग क्या लोग ऑब्वियसली अकाउंटेंट बनोगे? नहीं, ऐसे यॉर्निंग करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं बनोगे, है ना? नहीं बनोगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्यों सीख रहे हो? फिर क्यों सीख रहे हो? नहीं, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ जी, आप बताओ। हाँ, क्या बात होगी, बता ही सकते हो। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अकाउंटिंग हमारे प्रोफेशन का पार्ट क्यों है? राइट। आप जब कोई चीज चेक करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करोगे, आपको जब पता ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी कैसे हैं तो आप चेक कैसे कर लोगे? ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने कहा पहले तो ये सिखाओ। सेकंड सब्जेक्ट, लॉ। एक बारी और, अकाउंटिंग के लिए और भी कोर्सेज हैं, स्पेसिफिकली इफ आई से बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम, बीबीए। ये जो एकेडमिक कोर्स है, जितने भी एकेडमिक कोर्स हैं, ये सारे के सारे अकाउंटिंग की जॉब के लिए जाते हैं। देख लेना मार्केट में जब जाओगे तो अकाउंटेंट्स आपको जहां भी जितने मिलेंगे मोस्टली एकेडमिक कोर्सेज से मिलेंगे। दैट मींस इस सब्जेक्ट के बहुत कॉम्पिटिटर्स है, बहुत मार्केट में लोग बैठे हैं। सेकंड आता है लॉ। कौन सा लॉ है आपके पास? कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉस, राइट? कॉर्पोरेट लॉ, आप लोग क्या कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके? सीएस बैठा उसके लिए। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसने कंपनी सेक्रेटरी का जो स्कोप हो वो इतना एक्सपैंड कर दिया जो पहले था ही नहीं, और कस्टोडियन बना दिया कि भैया कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई बात होगी ना, तो जहां पहले सीए को याद किया जाता था 2013 के बाद वैनिश, सीधा किसको ले आए? सीएस को। तो आप जब मार्केट में देखेंगे सीए बनने के बाद, तो कंपनी लॉ में ये नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन चेकिंग करने के लिए लॉ का भी तो पता होना चाहिए, बट आपकी पहचान लॉ नहीं बनने वाला। आपने कितने सेक्शंस पढ़े हैं? 100-150 सेक्शन पढ़े होंगे कंपनीज एक्ट के। सीएस एग्जीक्यूटिव में जो आपके इंटर के कंपटीशन में आता है, उसमें 300 सारा सेक्शन, डायरेक्टर्स, अमेलगमेशन मर्जर, सारे सेक्शंस आ जाते हैं। मतलब जो हम सिर्फ मेमोरेंडम, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस की बातें करते हैं, वो ये बेसिक्स में करके एडवांस लेवल तक खुद ही चले जाते हैं। इसी कारण से फाइनल में कंपनी लोग को ऑब्जेक्टिव करके एक सेल्फ असेसमेंट के थ्रू क्लोज कर दिया। दैट मींस समवेयर कॉर्पोरेट लॉ हमारे डोमेन से आउट हो गया। अब थर्ड सब्जेक्ट, टैक्सेशन। आप कहोगे सर टैक्सेशन में तो हमारा बहुत रोल है, बिल्कुल रोल है। सीएज आर नोन फॉर टैक्सेशन, डन। बट लॉयर्स जानते हो जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, मार्केट में कितने लॉयर्स हैं? एन यूनिवर्सिटीज, एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स बहुत बन रहे हैं। आप कहोगे सर हम उससे बहुत बेहतरीन बनेंगे, बिल्कुल बनोगे, बट कॉम्पिटिटर में हेडकाउंट तो है या नहीं है? तो टैक्स कंसल्टेंट्स आए। बट टैक्सेशन में एक ऐसा राइट सिर्फ आपके पास है जो उनके पास नहीं है, वो क्या है? नोट आइडिया, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44। सिर्फ टैक्स ऑडिट एक ऐसी चीज है जो कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक सीए कर सकता है। कोई भी प्रोफेशनल नहीं कर सकता, सिर्फ एक सीए कर सकता है। इसलिए रेलिवेंस आया हमारी पहचान का। कंपनीज एक्ट में भी ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ सीए कर सकता है। चाहे कंप्लायंस सारा सीएस के पास हो, फिर भी ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा। अगेन मेरी पहचान क्या बनी? ऑडिट। फोर्थ सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, अनदर टिपिकल इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल ही है इसका तो सीए में। बताओ आपको क्या लगता है कि अगेन आप उसको कंप्लीट करोगे? नहीं करोगे, क्यों? बट फिर भी क्यों रखा हुआ है? ऑडिट करोगे तो आना चाहिए सब्जेक्ट। एंड देन कम द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑडिट। तो आप लोग, बिलीव मी और नॉट,
सीए बनने के बाद या सीए की ट्रेनिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ही आपका ऑडिटिंग होना है। आप कहोगे सर आप तो ये बात बोलोगे क्योंकि आप पढ़ाने ही ऑडिटिंग आए हो, ऑब्वियसली ये दिमाग में तो आएगा, बट मैं तो आपको एग्जांपल्स क्या, मैं तो आपको प्रूफ कर रहा हूं, मैंने तो आपके साथ में आपको प्रूफ किया ना। तो इसलिए ऑडिटिंग जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपकी क्योंकि पहचान बनने वाला, तो इस सब्जेक्ट को उतना ही इंटरेस्टिंगली पढ़िए जितने आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो जो कि शायद आपकी पहचान नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं ना एक ऑडिट पे गया, एक बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी। जानते हो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? क्या होता है? हॉस्पिटल वेस्ट। आपको पता है, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, कभी तो जिंदगी में गए होगे, बचपन से ही जा रहे हैं टीकाकरण करने, वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए आप गए हो कभी ना कभी, ऑफ कोर्स बेसिक से बेसिक नेसेसिटी। आप नीडल हो गया, कॉटन हो गई, कुछ भी एनी अदर एसेसरी जो भी हॉस्पिटल्स में यूज होती है, आप उसे पब्लिकली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है। क्या आपको स्ट्रिक्ट लॉ को पढ़ना है? नहीं, हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं है। हम कौन है? फाइनेंशियल ऑडिटर्स। हम हर एक्ट के ऑडिटर नहीं है, हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना है। तो मैं जब गया बायोमेडिकल वेस्ट की कंपनी की ऑडिट, और ये कंपनी इतनी बड़ी है, हिसार से है, और इसकी प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो, मैक्स, सारे इसके क्लाइंट हैं। 2015 में एक अमेंडमेंट आई थी बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड। उस टाइम में ना सर्विस टैक्स हुआ करता था। अभी जीएसटी आया ना, 2017 से आया। 15-16 में क्या था? सर्विस टैक्स था। सर्विस टैक्स में ना इस सर्विस को एग्जम्प्ट करना था। तो एग्जाम्पल कहां से आया था? हिसारी की इस कंपनी का, जिसका हेड ऑफिस तो हिसार में है, बट ब्रांचेस, अदर ऑफिसेस, अदर फैक्ट्रीज आउट ऑफ हिसार भी है। हिसार में भी है, पानीपत में भी है, अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। अब ये कंपनी क्या करती है? बहुत ही बेसिक सा काम करती है और बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा काम है। क्या काम करना है? एक हॉस्पिटल से अपना वेस्ट उठाना है, वो वेस्ट आके एक भट्ठी है उसके अंदर जाके उसे जला दो, दैट्स इट। इतना सा काम। और जलाने के कहने सर हमारे को इतने पैसे दे दो, हमने आपका वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया। उस डिस्पोजिंग ऑफ के जो वेस्ट होता है उसे ना बहुत हाई टेम्परेचर पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। उसे ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा जला दिया, जल गया तो ठीक है, नहीं, टिपिकली हाई टेम्परेचर पे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। क्यों? जिससे कि कोई भी उसके सेल्स वगैरह रह ना जाए, नहीं तो वो सेल्स एयर में आ जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ढंग से नहीं जला, कोई भी एचआईवी का ही सेल अगर एयर में आ गया तो लोगों को फैल जाएगा। तो इसलिए उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ किया जाता। तो बिजनेस मॉडल आपने समझा? यस नो? बिजनेस मॉडल सिंपल सा है कि भैया हमें क्या करना है कंपनी। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से कुछ बातें पूछूंगा आपसे, ठीक है? तो अब क्या हुआ, मैं गया, हम यहां से जाते थे, हिसार से गए, मुझे दिल्ली बेस में ऑडिट करनी थी। तो जब मैं दिल्ली में पहुंचा तो ऑडिटर की ना एक अच्छी बात जरूर होती है कि उसको रिस्पेक्ट पूरी मिलती है। दामाद होते हैं हम सबके, बिल्कुल दामाद जी भाई, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी, चाहे शादी ना हुई हो, चाहे एज भी ना हुई हो तब तक, बट दामाद जी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना एक पावर होती है हमारे पास। किस चीज की पावर? ऑडिट तो कर ही रहे हैं, बट ऑडिट का पर्पस क्या था? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अगर मैंने ओपिनियन ही गलत दे दिया तो बैंक वाले लोन देने से मना कर देंगे, शेयर होल्डर्स पैसा विड्रॉ करने की बात करेंगे, बायबैक की बातें करेंगे, गवर्नमेंट केस लगाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस लगाएगा चेक करने के लिए कि टैक्स की लायबिलिटी सही कंप्यूट हुई है या नहीं हुई। तो दैट मींस अगर हमने ऑडिटर को खुश नहीं रखा तो हम प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे रहे हैं। एग्री करते हो? अब ऑडिटर खुद तो ऑडिट करने नहीं जाएगा ना सब जगह। ऑडिटर क्या खुद जाएगा सब जगह? नहीं जाएगा, वो अपनी टीम को भेजता है कि जाओ। और टीम में कौन जाते हैं? आर्टिकल्स। आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जाओगे। अब जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे जाओगे तो पहले आप जब जाओगे तो ऑब्वियसली आप इंजॉय करना उस फेज को, ठीक है? आप दामाद हो, आप लोगों को बकायदा जहां से आपको जाना है, जहां पे आपको पहुंचना है,
आपको ट्रेवल कंपनी खुद कराएगी, आपको रहने के लिए अच्छे होटल में आपको जगह खुद देगी, आपका खाना पीना कंपनी खुद। क्यों आपको खुश कर रही है? आप खुश तो अच्छी बातें किसको बोलोगे? अपने सर को, जो भी आपके प्रिंसिपल है। और आपके प्रिंसिपल अगर खुश तो ओपिनियन पॉजिटिव देंगे। तो उन्हें क्या लगता है हमें किसे खुश करना है? आर्टिकल्स को। बट आर्टिकल्स बड़े तेज होते हैं, कहते हैं सर हम दामाद सिर्फ आपके थोड़ी ना है, हम तो बहुत सी एंटिटीज के दामाद हैं, हमें तो पता है कहां पे क्या होता है। तो हम सब अलग अलग जगह पे जाते हैं, हमें सब पता है कि कौन हमें कितना ख्याल रखता है, हमें पता है कि आप ये दिखावा क्यों कर रहे हो, आपको हमसे क्यों मोहब्बत हो रही है इतने से टाइम के लिए। बोला जाता है कि नहीं हम तो अपना काम करेंगे, कोई बात नहीं, ये बेनिफिट्स भी हम ले लेंगे, हमें भी मजा आ रहा है, हमें भी पिकअप करने आओ, हमें भी फ्लाइट से भेजो, हमें भी होटल में रुकवाओ। बट एट द सेम टाइम हम आपके नहीं है सर। ठीक है, क्या है सर, हम बेनिफिट्स भी लेंगे और आपका साथ भी नहीं देंगे। लिटरली यही होगा। अब जब मैं ऑडिट पे वहां पहुंचा तो मैंने देखा गेट पर ही एंट्री करते समय ही मेरे से पूछा जी आप कौन? मैंने कहा मैं ऑडिटर। उस टाइम में मैं आर्टिकल था आपकी तरह। हम खुशी खुशी इतनी चोट में बोल रहे हैं मैं कौन हूं? ऑडिटर। और वो कह रहे हैं कौन ऑडिटर? वो बेचारे को पता ही नहीं ऑडिटर क्या होता है। हमने कहा जी हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किससे मिलना है? हम किससे मिलने जाएंगे बताओ? हम वहां पे किससे मिलने जाएंगे? शेयर होल्डर से मिलने जाएंगे। कितने लोग कहते हैं शेयर होल्डर से मिलने जाएंगे? कोई है जो कहता हो शेयर होल्डर से? राजेंद्र नहीं, किससे मिलने जाओगे आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। आपको लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं नन्हे मुन्ने से? बताओ आप जाओगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप जिंदल की ऑडिट में जाओ, नवीन जिंदल जी आपसे मिलने आएंगे? आप गेट पे खड़े होगे तो सोचो ऐसा होगा? नहीं। ऑब्वियसली आपको क्या होगा, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की डिटेल्स पहले शेयर हो जाएंगी कि आप आइए कंपनी में, ये आपको डेजिग्नेटेड पर्सन है जिनसे आपको मिलना है। वो किसी भी लेवल के हो सकते हैं, वो क्लरिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, मिडिल लेवल पे भी हो सकते हैं, हाई लेवल पे भी हो सकते हैं। आपको अटेंड करने के लिए एक पर्सनल कंपनी का एम्प्लॉय मिलेगा जो आपको अटेंड करेगा और आपको जाके कहना है जी हम तो इस बंदे से मिलने आए हैं, आप इसे फोन पे बात कर लो। तो जब आपको ऑडिटर को ही एक बार गेट पे रोक लिया तो बताओ ये अच्छी बात है बुरी बात है? कैसा लगा होगा आपको? सोचो उस सिचुएशन में कि आप गेट पे खड़े हो, ऑडिट की उससे जा रहे हो, दामाद है, तो दामाद जी को एंट्रेंस पे रोक लिया तो हीन है या नहीं है? क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? कौन हो तुम? सीईओ आर्टिकल हो? फिर बेटा फिर क्या तो हीन तुम्हारी? तुम तो हो ही आर्टिकल, तुम सीए थोड़ी ना हो। तो इसलिए कोई बात नहीं, ये बात चलेगी, अलाउ। आगे चल। अब एक बात बताओ, जब से ये मैंने एंटर किया और मैंने इन द सेंस आर्टिकल, तो मुझे ऐसे रोक लिया गया, रजिस्टर में एंट्री करी गई, कौन आया, कितने बजे आया, किससे मिलने आया, सिग्नेचर कितने बजे जाएगा, किस पर्पस के लिए आया, सारी डिटेल एंड टू एंड लिखी जाएगी। और मेरे को पकड़ा दिया गया एक पास। पास बोले तो एंट्री पास लगा सकते हैं, इनवर्ड पास बोल देते हैं, एंट्री पास बोल देते हैं, ठीक है। तो एक पास दे दिया गया। क्या ये पास मिलना जरूरी है? क्या ये मैकेनिज्म होना जरूरी है? क्या दर्शाता है? कंपनी के अंदर, इन द सेंस कंपनी में कोई भी एंटर करेगा तो क्या कंपनी ने कंट्रोल्स रखे हुए हैं? यस। क्या ये कंट्रोल्स अच्छे हैं बुरे हैं? अच्छे हैं। चाहे हमारी तौहीन होगी हो, कोई बात नहीं, बट कंट्रोल्स तो है। ये कंट्रोल्स क्या मदद करेंगे? अब ये एग्जांपल सोचो, अब आपको मुझे बताना है कि ये मुझे क्या हेल्प करेंगे। किस चीज का कंप्लायंस चेक? सेफ्टी ऑफ हूम? ऑर्गेनाइजेशन को कोई उठा के लेके जा रहा है, भगा के लेके जा रहा है? कंपनी के सीक्रेट्स का भी कोई लेना देना नहीं। सोचो, इसका मतलब यह है बच्चों, एक वर्ड है ऑथोराइज्ड। मोबाइल में नहीं मिलेगा बच्चों, एक वर्ड है ऑथोराइज्ड, एंट्री ही होगी हमेशा। एग्री करोगे? ये वर्ड समझ आता है ऑथोराइज्ड?
कहने का मतलब यह है कि कंपनी में गेट से जो भी देखो, दीवार कूद के तो जो आ जाए सो आ जाए, उसकी तो बात ही अलग है, बट जो गेट से आएगा वो कौन होगा? सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही होगा। अब अगर कोई भी पर्सन, एक ट्रक वाला आ रहा है, हाँ जी संजय देओल कह रहा हूं, सनी देओल आ रहा है, और सनी देओल अपना ट्रक चला के आ रहा है अपना सामान लेके, तो गेट में एंटर कर रहा है, तो उसको एंट्री पास लेना होगा नहीं लेना होगा? अगर वो बिना एंट्री पास के एंटर कर गया, क्या वो ऑथोराइज है? क्या उसे जेल करा दे? बिल्कुल करा देंगे। हमारी कंपनी में बिना ऑथोराइज के आप कैसे खड़े हो? अलाउड ही नहीं है। यस और नो? अब जैसे ही हमने एंटर कर लिया, अब कहां जाओगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने? डेजिग्नेटेड। अब डेजिग्नेटेड पर्सन हमें क्या कहेगा? अब वो हमारा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा? सबसे पहले कहेगा, अरे सर सॉरी सर, आपको गेट पे वेट करना पड़ा सर, वेरी वेरी सॉरी सर, होना नहीं चाहिए था, हो गया, तौहीन होनी नहीं चाहिए थी, हो गई, कोई बात नहीं, चाहता नहीं था तौहीन करना, बट हो गई, कोई बात, नेवरदलेस। अब आप जैसे ही आपने एंटर कर लिया डेजिग्नेटेड पर्सन से, आपको एक डेजिग्नेटेड प्लेस मिल जाएगा। डेजिग्नेटेड प्लेस में जाके आप मजे से बैठ गए। यूजुअली कॉन्फ्रेंस रूम जैसा साइज होता है, वहां पे एक बड़ी सी ऐसी टेबल होती है, चेयर्स होती हैं, आराम से वहां पे बैठिए और काम करें। काम क्या करना है बाद में डिस्कस करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे ऑफ कोर्स, बातें तो मारने गए नहीं हो। और वेट होता है कब लंच होगा, फिर वेट होता है छुट्टी कब होगी, कब होटल में जाएंगे, फिर वेट होता है कब पार्टी करने जाएंगे, फिर वेट होता है कब सोएंगे। तो वो फिर अपना एक लाइफ का टाइम है, एंजॉय करना, मजे करना। मेरा पर्पस था इस टॉपिक से एक बार ये समझाना कि कोई भी कंपनी के अंदर बिना ऑथराइजेशन के एंटर नहीं कर सकता। दैट मीन्स ऑथराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, विज़ मतलब मेरा ये है कि कंट्रोल्स होना अनिवार्य है। आज अगर मैं आपसे बात करूं पारस के क्या, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में क्या कंट्रोल्स लगे हुए, आपको दिखते हैं कंट्रोल्स यहां पे? पहले तो ये बताओ। नहीं दिखते। कहने वाले कहते हैं हमें नहीं दिखते। ऐसा नहीं हो सकता। कंट्रोल्स कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, सफिशिएंट हो सकते हैं, इनसफिशिएंट भी हो सकते हैं, एप्रोप्रिएट भी हो सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट भी हो सकते हैं। ये सुनो, बट होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स दीजिए। आप लोग पारस पे डेली आते हैं, बताइए क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं यहां? ऐसे नहीं बच्चों, प्लीज रेज योर हैंड, स्टार्ट विद योर नेम, गिव वन ऑप्शन। फिर वही बात, बताइए कौन कौन बता सकते हैं? एनीवन? यस, इन द लास्ट, ग्रीन वाले बच्चे, ग्रीन शर्ट में, थोड़ा सा तो पार्टिसिपेट करो यार। सर जैसे लेट आने पर स्लिप बनवानी होती है फ्रंट पर जाकर। ओके, क्या ये कंट्रोल है या नहीं है? ये कंट्रोल क्या मदद करता है? सर जोर से बोलो। टाइम पे नहीं आ रहे, क्या ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं? ज्यादा 3-4 बारी करोगे आपका ट्रैक हाथ में आ जाएगा कि आपने इतनी बारी एप्लीकेशन सबमिट करी है लेट आने के लिए, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा? तो इससे आपको वार्निंग देने में या आपके पेरेंट्स से बात करने में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या पता आप घर से तो 8 बजे निकलते हो, क्लास में 9 बजे आते हो, और 1 घंटा कहां जाते हो मुझे भी नहीं पता, खैर, बट घर वालों को बताना जरूरी है या नहीं है? कंट्रोल्स है या नहीं है? चलो, वन कंट्रोल। सेकंड कंट्रोल प्लीज बेटा, एसी को ऐसे हाथ नहीं लगाते, चिपक जाओगे। हाँ जी, और क्या हो सकता है? बस पारस पे एक ही कंट्रोल है कि लेट आने पे पर्ची बनती है। यस यस, बताइए, खुशी खुशी से बताइए, क्या बताइए? ओके, कोई भी बात आप वर्बली वर्बली नहीं कर सकते, आपको ग्रुप में करना होता है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इज दिस? ये कंट्रोल आपको क्या मदद कर रहा है? रिटन कम्युनिकेशन से क्या बेनिफिट हो रहा है? किस चीज का एविडेंस?
रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। अगेन इससे बेनिफिट क्या है, कोई भी पर्सन अपनी बात से डेविएट नहीं कर सकता, से मूव कर नहीं सकता, बैक ऑफ नहीं कर सकता, तो जो है बात रिकॉर्ड पे है। क्या ये रिकॉर्ड पे होना जरूरी है? यस। अगेन क्या बन जाएंगे ये मैसेजेस? एविडेंसेस अगेंस्ट यू ऑब्वियसली। ठीक है। थर्ड कंट्रोल, डाउट को माइक में बोलना, क्या ये कंट्रोल है या क्वालिटी चेक है? इट इज मोर रिलेटेड टू क्वालिटी। आपको माइक नहीं भी देंगे तो भी आप डाउट तो पूछ ही सकते हो। पर्पस माइक का यह है कि रिकॉर्डिंग में साथ साथ आ जाए। एग्री करोगे? बट इट्स मोर ऑफ अ क्वालिटी की रिकॉर्डिंग की क्लासेस की क्वालिटी इंक्रीज कर सके तो माइक में आ जाए। बट क्या आपको रोक दिया क्वेश्चन पूछने से? नहीं, आपको दिया गया तो दैट इज अगेन इंटरनल कंट्रोल कि भाई हमारे को क्लास में अलाउ कर दिया जाता है। और बताओ, बायोमेट्रिक होके आपकी अटेंडेंस बिल्कुल बायोमेट्रिक के अकॉर्डिंग होती है। आप लोग कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, उसके अंदर आपका नोटेड है। यस प्लीज। फोन यूज नहीं करना। क्यों यूज नहीं करना? क्योंकि बाद में अपनी बात करना, टॉक टू यू लेटर लिख देना, अभी क्लास में हूं बात करता हूं, या क्लास में हूं बाद में बात करती हूं, वो चीजें आप लिख सकते हो। इसका क्या बेनिफिट है? कंसंट्रेशन तो वो वैसे ही नहीं है। पर्पस है कि आप अटेंटिव हो जाए क्लास में, थोड़े से इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए कहते हैं कि चलो फोन ना चलाओ। नहीं तो इंस्टाग्राम की रील्स तो कितनी कर लो, स्क्रॉल अप कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। नेक्स्ट कंट्रोल, इन्फॉर्म किसको, किस लिए? तो दैट मींस देयर इज सम सिस्टम कि अगर आपने बैक ऑफ क्लासेस लगानी है या आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा और उस फॉर्म के बेसिस पे आप कर सकते हैं। क्यों? अगेन ट्रैक रिकॉर्ड। आपने एक चीज नोटिस करी कि पारस में एक चीज बहुत अच्छी है कि रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन को, यहां पे मैं ट्रांजैक्शन ना बोल के इवेंट बोलूंगा, और कोई भी इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक मेथड रखा होगा। यूजुअली अगर मैंने जो दूसरी अकेडमीज में भी देखा है, दूसरी कंपनीज में भी देखा है, मैंने जब ऑडिटिंग करी है, मैंने छोटी सी छोटी कंपनी की भी ऑडिट करी है और बहुत बड़ी कंपनीज की भी ऑडिट करी है, तो मैंने एक चीज ये देखी है कि सारा फर्क अगर कुछ होता है तो कंट्रोल्स का होता है। एक बेसिक कंट्रोल तो आप लोग भूल ही गए, वो कहता है ना ऊपर वाला सब देख रहा है, कहां है वो इधर ऊपर वाला? हाँ, इसको भूल गए आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट, यस नो, क्या ये कंट्रोल इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में अब आप लोग सोचिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको बताने की क्या ये कंट्रोल्स वैलिड है या नहीं। दैट मींस क्या ये कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट एंड अच्छे भी हैं या नहीं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री पे जो भी करेगा उसको एक एंट्री पास मिलेगा। क्या ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है? मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा टाइप ऑफ कंट्रोल्स, मैं अब ये पूछूंगा क्या ये इंटरनल कंट्रोल है? यस है। क्या एंट्री करते हुए कैमरा लगा होना, देखना कौन आया था कौन जा रहा है, क्या ये इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है? यस। ओके। एक अब वो मान लेते हैं वो ट्रक आ गया, सामान ले आया, अनलोड होगा, अनलोड के लिए अनलोडिंग स्लिप बनाई गई जो ये डिटेल बताएगा कि किससे सामान आया था, कितना सामान आया था, कहां पे उतारना है, कौन से गोडाउन में उतारना है, वो सारी डिटेल अनलोडिंग स्लिप पे लिखी होगी। क्या ये स्लिप का होना जरूरी है या नहीं है? होना जरूरी। फिर ये बिल किसके पास जाएगा? वेरिफिकेशन के लिए। किस लिए वेरिफिकेशन होगी? कि जो क्वांटिटी परचेज इनवॉइस पे लिखी हुई है क्या उतना ही सामान आया था। दैट मींस अगर 10 यूनिट ऑर्डर करी थी, क्या 10 यूनिट ही आई हैं? ये भी तो चेक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? या सीधा ही पैसे दे दोगे? चेक करोगे ना। अगेन पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब पैसे देने की बात आ गई। जैसी परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज कर लिया, उसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के लिए क्या होता है, नीचे साइन करे जाते हैं ऑथराइज पर्सन के कि यस ये बिल आ चुका है, चेक हो गया, पेमेंट करने के लिए एलिजिबल है। फाइनेंस टीम में चला जाएगा, फाइनेंस टीम उसको क्या करेगी? पेमेंट कर देगी। डन। अब एक एग्जांपल सुनिए इसी से रिलेटेड।
मान लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट में, मैं स्क्रीन यूज करूं, बेचारी कब से व्हाइट पड़ी। परचेज डिपार्टमेंट में एक पर्सन है जिन्होंने क्या किया, सेलर के साथ मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई तुम माल भेजो, मैं फेक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करूंगा और फाइनेंस को दे दूंगा, वो तुम्हें पेमेंट कर देगा और हम सारे पैसे शेयर कर देंगे। स्ट्रैटेजी इतनी सी समझ आई। तो एक तरफ परचेज डिपार्टमेंट में एक पर्सन है, मान लेते हैं ए, दूसरी तरफ सेलर है। सेलर ने कहा, यूजुअली क्या होगा, यहां से ये माल ट्रक में जाएगा, ये सुनो, ये ट्रक में माल आ गया, ये यहां पे क्या करेगा, इसको चेक करेगा, इसका सारी क्वांटिटी आ गई, इसे क्या करेगा, अनलोड करेगा, इसे वेरीफाई करेगा, कंफर्म करेगा और लास्टली अप्रूव करेगा। एंड वंस अप्रूव्ड, सब कुछ ओके है जी, माल आ चुका है, जो मंगवाया था वही आया है, ये किसको अप्रूवल दे देगा, फाइनेंस टीम को, यूजुअली कह देते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये कह देगा कि सर पैसे दे दो, सामान आ गया। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करेगा कि सामान आया था या नहीं आया था? उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको ये लेना देना है कि डॉक्यूमेंट अप्रूव होना चाहिए, ऑनरशिप अकाउंटेबिलिटी फाइनेंस परचेज डिपार्टमेंट के पास है, उन्होंने अप्रूव कर दिया, हमें कोई लेना देना नहीं। ये किसको पैसे दे देंगे, सेलर को पैसे दे देंगे। ये तो हो गया एक प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए इंटरनल कंट्रोल्स एस्टैब्लिश कर दिए गए, जैसे एंट्री के टाइम पे एंट्री पास, चेकिंग के लिए एक पर्सनल हो गया, अनलोडिंग के लिए स्लिप बना दी, वेरिफिकेशन किसी ने करी, सारी चीजें यहां पे कर। अब मान लेते हैं जितने भी लोग यहां पे इन्वॉल्व थे, ये सारे लोग सेलर के साथ मिल गए, या मान लेते हैं कि परचेज फाइनेंस टीम भी साथ में मिल और कह दिया कि चलो सेलर साहब आप गुड्स भेजो। एक्चुअली में भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे कि गुड्स आ गए हैं। गुड्स आ गए, ई-वे बिल भी बना दिया, परचेज भी है, अनलोडिंग स्लिप भी है, फेक वेइंग स्लिप भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, फाइल में भी लगे हुए हैं, और फाइनेंस टीम ने कहा कि अच्छा भाई परचेज डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दी है, मान लेते हैं 6 लाख रुपए इन्होंने पेमेंट करनी थी, पेमेंट कर दी, और 2-2 लाख रुपए सबने बांट। इंटरनल कंट्रोल्स थे, फिर भी ये सब हो। अब आप लोग क्या कहेंगे, अभी तक तो हम कहते सर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है, एंट्री एग्जिट पे कंट्रोल है, डॉक्यूमेंट्री पे कंट्रोल है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, और फिर भी गड़बड़ हो गई। तो कहां गड़बड़ हुई है इसमें? अब ऑडिटर आया, क्या ये ऑडिटर ये चीज डिटेक्ट कर सकता है? हाउ? सो काउंट कर लेगा, बट वो तब तक तो बिक चुका होगा। उसका मान लेते हैं फेक सेल बिल भी बना दिया, उसको डेटर में रखा। क्या आप पता ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल का एक बिल काट दिया, एक डेटर बना दिया, और डेटर अभी तक बुक्स में आउटस्टैंडिंग पड़ा है जी, पैसे आने हैं, जबकि आने तो कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या ऑडिटर डिटेक्ट कर सकेगा? क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी होनी चाहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने की? कितने लोग यस कहते हैं? मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करना क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है? ऑडिटर का काम है प्रोसेस फॉलो करवाना, चेक करना कि क्या प्रोसेस, करवाना नहीं, इन द सेंस चेक करना कि क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है। हमें नहीं पता कि परचेज इनवॉइस गलत है, हमें नहीं पता अनलोडिंग स्लिप गलत है, जब तक हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस ही नहीं है कि ये फ्रॉड है, तब तक मैं कैसे मान लूं ये फ्रॉड? ये तो मैंने आपको थर्ड आई व्यू देखते हुए बता दिया कि ऐसे फ्रॉड हुआ, बट जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, जब सारे इंटरनल कंट्रोल्स को पूरा किया जाएगा, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जितनी मांगी गई है उतनी आपको दे दी गई, और उसके बेसिस पे आप नहीं डिटेक्ट कर रहे, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? ऑडिटर की कभी भी जिम्मेदारी नहीं होती ऑथेंटिकेट करने की। ऑडिटर कहता है मैं तो मान रहा हूं जो है सच है, जो मुझे दिया गया वो सही दिया गया, अनटिल अनलेस मेरे पास अदरवाइज एविडेंसेस इस चीज के
ना। अगर मेरे पास अदरवाइज कोई एविडेंसेस सामने आ गया कि भैया ये फेक परचेज थी, देन मैं कह सकता हूं कि यस अब मेरे सामने एविडेंस आ गया तो मैं मुझे एक्ट करना चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं है मैं यहां पे इसको सही मानूंगा और आगे चलूंगा। फिर आप कहोगे सर फिर ऑडिट का बेनिफिट क्या हुआ? यस और नो? दिस इज कॉल्ड द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये जो टॉपिक मैंने एक आपसे डिस्कस किया छोटा सा, कुछ बातें इधर उधर की, ये एक लिमिटेशन कि हम 100% ऑडिट कर सकते हैं। मैं बैंक ऑडिट पे जाता हूं हर साल मैं अप्रैल मई में बैंक ऑडिट में जाऊंगा। अगले साल भी छुट्टी लूंगा 4-5 दिन की, और मेरे को कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में ब्रांच एलोकेट होगी आरबीआई की तरफ से, और मैं बैंक ऑडिट पे जाऊंगा। जब मैं बैंक ऑडिट पे जाता हूं तो बताओ एक बैंक में कितनी ट्रांजेक्शन होती होंगी? डेली अच्छी खासी ट्रांजेक्शन होंगी, ज्यादा नहीं तो हजारों में कह सकता हूं, क्योंकि कस्टमर्स इतने होंगे तो हजारों में ट्रांजेक्शन होंगी। 300 दिन हजारों ट्रांजेक्शन, क्या मैं सिर्फ मात्र 10 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में क्या मैं चेक कर सकता हूं? चाहे मैं कितनी बड़ी टीम ले जाऊं, क्या मैं एंड टू एंड चेक कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने कुछ मेथड्स यूज करूंगा, बट जिससे, अब एक एग्जांपल लो कि जब मैं ऑडिटिंग करने गया या आप लोग जब ऑडिटिंग करने गए आर्टिकल 1 के, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 10,000 करोड़ है, और आपने जब ऑडिट करी आपको गड़बड़ मिली 10 करोड़ की और एक गड़बड़ मिली 10 लाख की। बताओ कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं, या दोनों इंपॉर्टेंट है? तीनों ऑप्शंस। हाँ जी, आप रिएक्टिव किस पे हो गए? ऐसा क्यों? ज्यादा अमाउंट है, दैट मींस आपका जो डिसीजन है वो अमाउंट पे वेरी कर रहा है नहीं कर रहा? यस और नो? मान लेते हैं आप आगे जाके जब प्रैक्टिसिंग सीए बनेंगे, एक आपका क्लाइंट है जो आपको सबसे अच्छी फीस देता है, मान लेते हैं साल के 1 करोड़ रुपए, और एक क्लाइंट है जो साल के आपको सिर्फ 2,000 रुपए देता है, और 2,000 वाला क्लाइंट आपको डेली फोन करता है किसी ना किसी कंसल्टिंग के। आप क्या फोन उठाएंगे डेली? आपको क्या लगेगा कि मैं डेली क्यों एंटरटेन कर रहा हूं? यस और नो? एक दिमाग में क्यों आएगा, रीजन क्या है? बैक ऑफ द माइंड, इसलिए नहीं है कि वो मेरे से प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है, इसलिए बैक ऑफ द माइंड एक चल रहा है या मेरे को जो रिटर्न मिलना है वो बहुत कम है। लाइक वही जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने मिस्टेक नहीं कर रखी होंगी, मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने वाला कौन है? रोबोट है या इंसान है? तो इंसान गलतियां करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो ये तो बात पक्का है कि गलतियां फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलने वाली हैं, बट अब जो गलतियां मिलने वाली है मुझे ये असेस करनी है कि जो मुझे गलतियां मिली हैं क्या वो इंपॉर्टेंट है, या मैं काम चला सकता हूं ये कह के यार ठीक है कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सुना होगा ना ये बात। तो वही वाली बात है, अब 10 करोड़ की गड़बड़ मिल गई, बताओ इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। यस और नो? अब मैं क्या दोनों को देखूंगा या सिर्फ एक को चेक करूंगा, या मेरा फोकस 10 करोड़ पे होगा? फोकस मेरा 10 करोड़ पे होगा। अब एक बात बताओ, मान लो 10 करोड़ एक है और 10 लाख वाली 5 ट्रांजेक्शन, आप बताओ, अब 50 लाख हो गया। आप बताओ किस पे फोकस होगा, या अभी भी 10 करोड़ पे होगा? क्या आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंफ्लुएंस करेंगी? नहीं। आपको देखना पड़ेगा अभी भी 10 करोड़ वर्सेस 50 लाख ही है सर, अभी भी वेरिएंस कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। ठीक है 10 लाख से ज्यादा हो गया, बट अभी भी कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत बिग डिफरेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको नहीं लगता कि जब आप एक ऑडिट करोगे तो आप एक अपना लेवल डिसाइड कर लोगे कि अगर इससे ऊपर की गलतियां मिल गई
तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा, इससे नीचे की गलतियां मिली तो मैं इग्नोर कर दूंगा। आपको लगता है ये करना सही रहेगा, नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ। कितने लोग कहते हैं नहीं सर गलत अप्रोच है, कितने लोग कहते हैं गलत अप्रोच है। 1 2। तो क्या आप जब ऑडिट करने गए हो बच्चों, तो आप मुझे बताओ क्या आप 100% चेकिंग करोगे? यस और नो? मैं जब बैंक ऑडिट पे गया, क्या मैं 100% हजारों ट्रांजैक्शन चेक कर सकता हूं? नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करूंगा 100% सारी ट्रांजैक्शन चेक? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने 100% चेकिंग करी या नहीं करी? नहीं करी। तो जब मैंने 100% चेकिंग नहीं करी, तो क्या मैं गारंटी दे दूंगा ऑडिट में कि जो है सच है? बताओ, क्या मैं गारंटी दे सकता हूं? यस और नो? नो। तो मैं क्या देने वाला हूं यहां पे? रीजनेबल एश्योरेंस। अब रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब, आप ज्यादा पढ़ चुके हो। रीजनेबल का मतलब क्या है कि जितना हमने चेक करा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बता रही है वो सही बता रही है। क्योंकि मैंने 100% तो चेक किया ही नहीं, ना मेरे पास टाइम था। मैंने जितना मैंने चेक किया उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि सब सही है। अब क्वेश्चन आता है मैंने कितना चेक किया, ये कैसे डिसाइड होगा? ये एक लेवल पे डिसाइड होता है, जिस लेवल को बोला जाता है मेटिलिटी लेवल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मेटिलिटी लेवल बोलते हैं। ये मेटिलिटी लेवल हमें बताता है कि इससे ऊपर की ट्रांजैक्शन अगर हमारे को सारी सही मिल गई तो हम कहेंगे सब ठीक है सर, ओके है, चलो आगे। और अगर इससे ऊपर की भी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ है तो हम कहेंगे सर सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि मेजर अमाउंट्स में गड़बड़ है, तो मेजर इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, हम जब एक बार ऑडिट पे गए तो हमने देखा डायरेक्टर साहब ना एक बारी कॉफी पे गए हुए हैं किसी के साथ। हम जब ऑडिट पे गए हमने देखा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्टर साहब किसी के साथ घूमने गए हुए हैं और कॉफी के, फूड के एक्सपेंसेस सब डल रहे हैं बुक्स के अंदर। बताओ सही है या गलत है? क्यों? क्या पता बिजनेस ट्रिप से गया हो? पर्सनल नेचर, क्या पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने चाहिए? नहीं। क्या क्लासिफिकेशन इशू है या नहीं है ये? क्या मैं इसको गड़बड़ बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? गड़बड़ बोलूंगा। अब गड़बड़ दो तरीके से हो सकती है, या तो वो इंटेंशनल होगी या अनइंटेंशनल। ये बात तो ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं कोई गड़बड़ करूंगा या तो जानबूझ के करूंगा या जानबूझ के नहीं करूंगा। अगर इंटेंशनल है तो क्या बोलूंगा? फ्रॉड। और अनइंटेंशनल है तो मिस्टेक, जिसको ऑडिट में एरर बोलते हैं। तो आगे से कभी मिस्टेक मत बोलना, क्या बोलोगे? एरर बोलोगे। तो अब मैंने आपके साथ सिर्फ दो बातें डिस्कस करनी है, और दो बातें कहती हैं मिस स्टेटमेंट। इनमें करंट है क्या? अब ये जो मिस स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए, ये जो मिस स्टेटमेंट है ये क्या है? गड़बड़। ये सुनो, और अच्छे से बोले तो गलती। ये सुनो, अब ये गलती कैसे होगी? या तो फ्रॉड, जिसको बोला गया इंटेंशनल, या बोला गया एरर। अब ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर मेरे को गड़बड़ मिली, गड़बड़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए। इंपॉर्टेंट होगी तभी तो रिएक्ट करूंगा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? कहने का मतलब अगर 10 रुपए की गड़बड़ मिल गई, कुछ करूंगा? कहूंगा यार इग्नोर करो, आगे चलो, कोई बात नहीं। ये सुनो, बढ़िया ही अगर 10 करोड़ की गड़बड़ मिली तो चेक करूंगा, होल्ड करूंगा, रिपोर्ट करूंगा, बात करूंगा, और प्रोसीजर्स इन्वॉल्व करूंगा, और डिटेल चेकिंग करूंगा, और एविडेंसेस लूंगा प्रूव करने के लिए कि ये गलती फ्रॉड से हुई है या एरर हुई है। देखो, गलती होना एक चीज है, गलती की इंटेंशन आइडेंटिफाई करना अलग चीज है। अगर कोई गलती आपके सामने आएगी तो वो बता के नहीं आएगी कि मैंने जानबूझ के करी है या अपने आप हुई है। आपको वो एविडेंसेस, प्रोसीजर चेक करते हुए ही पता चलेगा कि गलती हुई कैसे।
पर अगर गलती सामने आई है, मिसस्टेटमेंट सामने आई है, तो वो फिर क्या होनी चाहिए, सिर्फ मटेरियल, जिसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जहां पे ना सारा खेल सिर्फ वर्ड्स का है। कुछ वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आपके साथ, क्वालिफाइड। मैंने जैसे फर्स्ट डे आके बोला था कल, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्वालिफाइड एक पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड? क्वालिफाइड एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है? ओके। और यही अगर आपकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? क्यों, वो भी तो पॉजिटिव, वो भी तो पॉजिटिव बात है फिर। तो दैट मींस इवेंट के बेसिस पे डिपेंड करेगा। और ऐसे ही ऑडिटिंग में अगर क्वालिफाइड ओपिनियन चला जाए तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अब पेपर में आप लोग लिख के आओगे जनरल अंडरस्टैंडिंग से। आप लोग कहोगे सर हमने तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझ लिया था, कर लिया था, और पेपर में आप उसी का उल्टा लिख के आ जाओगे और इसलिए आपके नंबर घटे। तो यहां पे हमें सबसे पहले इंश्योर करना है कि हमारे वर्ड्स के ऊपर कमांड अच्छी हो। इसलिए जब मैंने वहां पे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट करवाई थी कल, तो मैंने इंडिपेंडेंट पे बात आके रोक दी। और उसका अगला शब्द क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। व्हाई नॉट इन्वेस्टिगेशन? व्हाई ओनली एग्जामिनेशन? अब इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन करी जाती है एक स्पेसिफिक स्टेटेड पर्पस के लिए। जैसे सर आप हमारे डेटर्स को चेक करो, सर हमारे डेटर्स में गड़बड़ है, तो सारे के सारे डेटर्स को चेक किया जाएगा डिटेल्ड में, एंड टू एंड, और ज्यादा डिटेल, ब्रॉडर, तो वो हो गया इन्वेस्टिगेशन। एग्जामिनेशन हो गया ओवरऑल चेकिंग करी जाएगी विद मेटेरियलिटी लेवल्स। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ किसकी बात हुई थी? आगे से बताएंगे बच्चे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके? एंटिटी। एंटिटी कौन सी? प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अब प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इससे हमें क्या लेना देना? हमारा काम तो जी ऑडिट करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इंश्योर करना है कि वो सही रिकॉर्ड हो रखी है या नहीं हो रखी, और उसके बेसिस पे हम हमारा ओपिनियन दे देंगे। किस चीज का ओपिनियन? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ये लाइन थी। मेरा पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या ओपिनियन देना है? मैं किस लिए ओपिनियन देने आया हूं? मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करी, क्या चेक करा मैंने उसमें? मैं यही देखने आया था कि क्या मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या वो फ्री फ्रॉम, बोलो मेरे साथ, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिर्फ मिसस्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा बच्चों। मिसस्टेटमेंट तो 10 रुपए की भी है, मेरे को क्या लेना देना 10 रुपए से? मेरे को किससे लेना देना है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या हुआ? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऑडिट में किसी भी चैप्टर में बच्चों लिखोगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट लिखोगे और साथ में ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड साथ लिख दो। ये 6-7 शब्द इकट्ठे चलेंगे पूरी ऑडिट में। ठीक है, तो याद रखोगे लाइन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। देखो एंड में फर्क होता है, और में फर्क होता है, याद रखिए। एंड मींस जो साथ में काम करेगा, फ्रॉड भी होना चाहिए, एरर भी होना चाहिए। और कहते हैं या तो फ्रॉड हो जाए चाहे एरर हो जाए, मिसस्टेटमेंट तो है, बट अगर वो मटेरियल है तभी हम बताएंगे, अदरवाइज हमें बताने की जरूरत नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई आप सबको? अच्छे से क्लियर हुई? दिल तक पहुंच गई? दिमाग तक पहुंचानी है, दिल तक पहुंचाने की बात ही नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ यार, इतना बोरिंग पड़ा? तो नींद तो तभी आती है जब बोरिंग हो। ऐसे नहीं होता। पानी पीना है? नहीं पीना, ब्रेक ही ले लेना है।
माय गुडनेस, गाना गाना है तो गा के सुना दो मेरे को, मैं कोई सिंगर थोड़ी ना हूं। नहीं नहीं प्लीज बताइए। अ वाटर ब्रेक ऑफ 1 मिनट प्लीज, वाटर ब्रेक ऑफ 1 मिनट। उसके बाद जो मैंने कल एक टॉपिक और कराया था उसकी रिवीजन तो देखो रह रही है, वो तो करवाऊंगा, और उसके बाद हमारा प्यारा मॉड्यूल। प्लीज वाटर ब्रेक ऑफ 1 मिनट, सब पानी पिएंगे, पी लो पानी पी लो। क्या हुआ? ये 3-4 बच्चे ये जो ग्रुप में बैठे हैं ना, ये ज्यादा थक रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ जी ओके। नेक्स्ट टॉपिक मैंने कल क्या कराया था? कुछ नहीं कराया था, कराया था मैंने, बताओ मैंने कल क्या कराया था राजेंद्र? कल क्या कराया था मैंने? नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन होगी, उसके बाद एक वर्ड एप्लीकेबल बोल रहा था, कुछ एफआरएफ बोल रहा था, हुआ था नहीं हुआ था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बस इसको कंप्लीट करेंगे, 1 लाइन की स्टेटमेंट है, इसी में ही 2 मिनट चले जाएंगे, फिर तथास्तु करके ये चैप्टर यहाँ पे आज का पोज ले। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या था कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, एज पर द नेचर ऑफ द एंटिटी बने हुए हैं या नहीं। दैट मीन्स अगर मेरे को बताना हो एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, तो मैं 3 बातें, रादर 4 बातें बोलूंगा। मैं एक बात तो बोलूंगा कि एफआरएफ कौन सा मैनेजमेंट ने अडॉप्ट करा, मतलब कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर कंपनी है तो शेड्यूल 3 अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? तो कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने अडॉप्ट कर रखी, जैसे अगर आपको इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग करनी हो तो कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए? फीफो, पर्सन फर्स्ट आउट, वेटेड, बस लीफो नहीं यूज कर सकते आप, लीफो आप यूज नहीं करते। ये पॉलिसी मैनेजमेंट ने कुछ तो अडॉप्ट करी होगी, या तो फीफो करी होगी या वेटेड करी होगी, तो मैं ये चेक करूंगा। दूसरा नेचर ऑफ एंटिटी। अब नेचर ऑफ एंटिटी क्या बोलते हैं? या तो प्रॉफिट मेकिंग होगी, या अभी हमने डिस्कस किया था ना कल, या तो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी या नहीं होगी। यस और नो? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाए हैं वो किस ऑब्जेक्टिव से बनाए हैं? क्या कोई हमारा स्पेसिफिक पर्पस है या जनरली हमने बनाए हैं? एंड लास्ट, रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन। ये है डेफिनेशन एप्लीकेबल एफआर। क्या पेपर में एप्लीकेबल एफआर पूछा जाता है? यूजुअली नहीं, बट करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में ये 4 बातें आपके सामने लिख दी जाएंगी और उसमें कह दिया जाएगा कि बताइए इसमें से क्या गलत है क्या सही। तो एप्लीकेबल एफआरएफ कहां से स्टार्ट हुआ है? अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। नेचर ऑफ एंटिटी, थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड लास्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। तो आपके पास ये जो आज जो आपको एक सर्कुलेट हुआ है, ये सबके पास आ चुका है, ये मटेरियल सबके पास आ चुका है। तो पेज नंबर 1 पे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट आपके पास है, मुझे कुछ कराने मैं लिखवाऊंगा कल से सारी। कल बच्चे एक रजिस्टर जरूर लेकर आएंगे, प्रेफरेंस होगी स्पाइरल वाला लेकर आना जिससे फोल्ड हो जाए और साथ वाले को परेशानी ना हो, नहीं तो एक दूसरे को ऐसे ऐसे करोगे कि अपनी बुक हटा अपनी बुक। एक स्पाइरल वाला अच्छा रजिस्टर ले आना, 2-3 कलर के पेन ले आना, नोट्स में क्लास में बहुत लिखवाने वाला कल से, ठीक है? क्योंकि कुछ बातें मैंने इधर उधर की कर ली। तो डेफिनेशन सब पढ़ सकते हो सारे? सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता आप पढ़ लोगे, बट ऐसे ही एक बार नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे एक टॉपिक मिलेगा एप्लीकेबल एफआरएफ का। मिला या नहीं मिला? क्या लिखा हुआ है? क्या हमने जो पढ़ा उससे अलग है या वही है? बताओ। एफआरएफ adopted by management and where appropriate
TCWG। कल मैंने बताया था ना मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है, TCWG। कोई फुल फॉर्म बता देगा, कल मैंने बताई थी इधर से छोड़ के। एनीबडी? यस, वेरी गुड। दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सर ये है क्या दोज चार्ज विद गवर्नेंस? नहीं, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, इसके अंदर क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑफ कोर्स और भी लोग होते हैं, तो डेजिग्नेशंस जैसे इवन सीईओ, सीएफओ, सीसीओ, ये जो सी स्वीट्स होते हैं ये भी इंक्लूड होते हैं टीसीडब्ल्यू। ठीक है, इनका भी काम है इंश्योर करना कि क्या हमने कंप्लायंस कर रखा है या नहीं कर रखा। तो अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट और मतलब या तो मैनेजमेंट हो या टीसीडब्ल्यूजी हो, in preparation and presentation of financial statements that acceptable in the view of, अब अंडरलाइन करेंगे, नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी के नीचे लिखेंगे प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल। कह रहे हैं कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करी हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है, इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी। या तो वो प्रॉफिट मेकिंग होगी तो अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह चले जाएंगे, और अगर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, प्रॉफिट मेकिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, और एनपीओ के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ये बात कहीं तो लिखी होगी, तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपने प्रिपेयर करे तो ये दो बातें तो ध्यान में रखी ना, कि प्रॉफिट मेकिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, और नॉन फॉर प्रॉफिट है तो इनकम और एक्सपेंडिचर। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपके यूजर्स कौन है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन है, और रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। जैसे कंपनीज एक्ट के लिए एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा होगा, शेड्यूल 3। यस और नो? शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्मेट दे रखा है कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। क्या आपको ये बात समझ आई मेरी? यस, आ गई। यस और नो? ओके। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। व्हाट शुड बी द ओपिनियन? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जोर से बोलो सारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल। आगे दो शब्द लगाओ प्यारे प्यारे, ड्यू टू एरर और फ्रॉड। समझ आ गए यहां तक? आपके पास ये जो मॉड्यूल है ये स्टडी मटेरियल से, यहां पे इस बुक के अंदर मैंने जो बुकलेट बनाई है, अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना था, जस्ट सो यू नो, ये 30 पेज का चैप्टर है सिर्फ, रेस्ट क्वेश्चन बैंक है, और ये 30 पेज आपके 20 मार्क्स। चैप्टर नंबर 1 20 मार्क्स आपके हाथ में, सिर्फ 30 पेजेस एंड 20 मार्क्स का सिलेबस आपके हाथ में होने। मैं आपके साथ बहुत ही स्मार्ट स्टडी करवाऊंगा। मेरा अप्रोच क्या सारा सिलेबस कराना है? बिल्कुल है, दैट्स माय ड्यूटी, बट पहले एम्फेसिस करवाना कि क्या करना अनिवार्य है जिससे आप एग्जामिनेशन में नंबर जरूर लें। तो ये जो बुकलेट है, इस अटेम्प्ट में भी अराउंड 16 मार्क्स, जो अभी एग्जाम गया है मई में, अराउंड 14 to 16 मार्क्स इसी पे चैप्टर 1 में से आए। और ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये आप लोग देखेंगे सिर्फ 30 पेजेस का है। इसके अंदर कुछ टॉपिक आपको पहले टेक्स्ट मिलेगा, फिर उसके नोट्स भी मिलेंगे। क्यों? अगर इंपॉर्टेंट है तो मैंने 2 बारी भी लिखा है, जिससे आपको जैसा मन करे आप लर्न भी कर सके और रीड भी कर सके। ठीक है, जैसे ही आपके 31 पेजेस हो जाते हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक आ जाएगा 460 पेजेस, एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के आगे ये लिखा हुआ है कि ये एमटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, या फिर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। सर ये कब तक अपडेटेड है? ये एमटीपी आरटीपी मई 25 तक अपडेटेड है। बस मई 25 का क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें नहीं डाला, वो हम अलग से क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बट
इसके अंदर 87 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके पास हैं, जो ऑब्वियसली कहां से आ रहे हैं, फर्स्ट 30 पेजेस से। सर क्या क्वेश्चन के आंसर रिपीटेटिव हैं? बिल्कुल मिलेंगे, तभी तो 87 क्वेश्चंस हैं। बट मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लाके रख दिए कि इंस्टीट्यूट कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे डिमांड कर रहा है, किस फॉर्म में केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा है, किस फॉर्म में करेक्ट इनकरेक्ट आपसे अब तक पूछ चुका है, और कहां कहां पे भी जो मटेरियल है वो सारा स्कैटर करके एक जगह लगा। ठीक है, तो दिस बुकलेट, अभी जो मैं टोटल जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, जो वॉल्यूम 1 बनेगी ऑफ ऑडिटिंग, जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, अभी क्योंकि मुझे बैच स्टार्ट करना था, मेरे पास अब यही मटेरियल मैं रेडी कर पाया था, बट वेरी सून आपको एक वॉल्यूम 1 मिलेगी। वो वॉल्यूम 1 अपने आप में सिर्फ 6 चैप्टर्स विल बी ऑफ 45 to 50 मार्क्स, 45 to 50 मार्क्स इन जस्ट वॉल्यूम नंबर 1। फिर 2 वॉल्यूम आएंगी 25 की, वो बात अलग है, बट आपके पास मैं 6 चैप्टर सबसे पहले ऐसे करा के चलूंगा। फर्स्ट 6 चैप्टर्स जिसकी वेटेज कितनी है, और जिसमें से 45 में से 20 मार्क्स ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इट। तो ये चैप्टर को आप लाइटली मत लेना, आईसीआई का फेवरेट है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है, और आपको इसे जरूर एक अगर ग्लिम्स, मेरी पेन ड्राइव लगी हुई नहीं इसमें, एक अगर ग्लिम्स अगर मुझे देनी हो, मैंने ये कल वर्किंग कर रहा था बैठ के, तो ये देख लीजिए, ये तो देख सकते हैं, इसमें कोई पढ़ाने की बात नहीं है। ये देखो चैप्टर नंबर 1 जो आपके पास है, दिख रहा है स्क्रीन में सबको? वेटेज देख रहे हो, May 25 में कितने का आया, उससे पहले देन 10, और हर बारी 12 से 16 कभी 18 वेटेज है। अगर लास्ट 4 अटेम्प्ट्स की भी वेटेज ले लो तो कितनी आ रही है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 15 से 16 नंबर का तो पेपर आ गया हाथ में। यस और नो? एंड दैट टू ओनली हाउ मेनी पेजेस, दैट टू ओनली हाउ मेनी पेजेस, 30। क्या एक अच्छी डील है या नहीं है? यस और नो? स्मार्ट स्टडी करनी बहुत जरूरी है। कंपटीशन सिर्फ पढ़ाई से नहीं खत्म होगा, स्मार्टनेस से भी खत्म होगा। आपको पता है 2 कंपनियां अगर सेम मशीनरी भी ले ले, सेम मशीनरी, फैक्ट्री बिल्कुल सेम हो, फिर भी अलग कैसे चलेंगी? ह्यूमन रिसोर्स, क्या एक बंदा तो एक ही जगह काम करेगा ना? दैट मीन्स दोनों जगह सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स अलग होगा, बाकी सब। अब जब ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग होगा तो सोचने का तरीका अलग, काम करने का तरीका अलग, और मार्केटिंग, सेलिंग, प्रॉफिट, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट हो गया? ह्यूमन रिसोर्स। दैट्स व्हाई मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके पास फर्स्ट 5 चैप्टर्स मैंने हाईलाइट करे हैं, दिख रहा है आप सबको? वेटेज देख लेना इन सब की, 44 to 50 मार्क्स की है एवरेज पे। और उसके बाद चैप्टर्स आप देख लीजिए, चैप्टर्स तो हमारे सिलेबस में हैं, पर उसके बाद 11 नंबर का एक चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लेंदी है, अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं तो 20-25 दिन आराम से ले जाएगा, बट कोई बात नहीं, अगर 14 मार्क्स की वर्थ रख के आया है तो अच्छी। तो आपके सामने मैंने आपके साथ एक सिलेक्टिव नहीं करा, ऐसा नहीं है कि चैप्टर मैंने पहले उठा, पहला ही है, इंपॉर्टेंट है, आपके साथ लेके चल रहा हूं। बट मैंने आपको ये चीज क्यों दिखाई है, ये चीज मैंने आपको इसलिए दिखाई है, ये बताने के लिए कि आपको क्लास में बच्चों सीरियस होना पड़ेगा इस चैप्टर से। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप यहां पे बच्चों सोने नहीं आए, एडमिट दिस फैक्ट। अगर आप अपने आप ऊपर नींद हैवी होने दोगे तो वो हैवी हो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं आपके दिमाग में, आपका काम सिर्फ पढ़ना है। यस और नो? मेरा काम आपको पढ़ाना है आपसे। अगर आप लोग अच्छे नंबर लाओगे, सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया, और अगर मेरे बैच का बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। यस और नो? तो मैं भी इसलिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करूंगा। बट अगर मैं एक तरफा ही करता रहूंगा एफर्ट, तो उसका फायदा नहीं ना, आपको भी तो मुझे रिटर्न में देना पड़ेगा। तभी तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप अटेंटिव रहिए, दैट्स इट। 2 वे पार्टिसिपेशन हर क्लास में रहेगा,
आज भी क्लास में आप टू वे पार्टिसिपेशन में थे, कल की क्लास में भी होगा, जब टॉपिक होगा तभी भी होगा, हर चीज में होगा। एंड टू एंड टू वे पार्टिसिपेशन रहेगा फॉर द एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग। बट एक ही रिक्वेस्ट है, अटेंटिव। मुझे पता है ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लंबे समय तक अटेंटिव रहना डिफिकल्ट है। पानी पीते रहिए, काम चलेगा, बट इतना भी नहीं पीना कि क्लास से बाहर जाए। ठीक है? आर यू विद मी? क्या आपको लगता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? क्या आप कल रजिस्टर लेकर आएंगे? दो अलग अलग कलर के पेन लाएंगे? चार ले आना, क्या बात होगी, आजकल तो बढ़िया पेन आ रहे 20 रुपए के, रोज ही लेके आते हो, अकाउंट्स के लिए लाते हो ना? सबके लिए? अच्छा चलो, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।